ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है कि मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो आज हम लोग इसका एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ठीक है, और इसके जो मेजर जो डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा डाइजेशंस का भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो डाइजेशन से कैसे डिफ़र होता है इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग देखेंगे। और फिर इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा वो थोड़ा सा इसका एनर्जेटिक्स के बारे में होगा कि मेटाबॉलिक पाथवे में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशंस या फिर एक तरीके से जो एनर्जी जो रिलीज होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेटाबॉलिक पाथवे पे, ठीक है। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे मेटाबॉलिज्म का। ये फर्स्ट वीडियो है इस मतलब जो भी लेक्चर सीरीज है इस चीज़ का, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग लिविंग सिस्टम। केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग लिविंग सिस्टम मतलब हमारा जो बॉडी है, बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है, सेल्स होती है, ठीक है। तो सेल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। तो उन जो केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक तरीके से देख सकते हैं कि इसको जो क्लासिफाई किया गया है, पहला आपका कैटाबॉलिज्म है, दूसरा है एनाबॉलिज्म। ब्रॉडली जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, आगे मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे इट इज़ अ ब्रेकडाउन प्रोसेस। और एनाबॉलिज्म क्या है, ये एक तरीके की सिंथेसिस प्रोसेस है। यानी कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो अगर मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, और एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो प्रोसेस है ना, ये मैं सेल की बात कर रहा हूँ कि इट इज़ सेल में हो रहा है, या फिर यानी एक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, आइदर इट विल बी ब्रेक डाउन रिएक्शंस, और ब्रेक डाउन रिएक्शंस को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। अगर वो सिंथेटिक रिएक्शंस हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। लेकिन कोई मेटाबॉलिक पाथवे या साइकिल इस तरीके से होती है जिसमें दोनों प्रोसेस होती है, मतलब उसके कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंथेसिस में यूज हो जाते हैं और कुछ ब्रेकडाउन में भी एक तरीके से होते हैं, तो उसको हम एम्फीबॉलिज्म बोलते हैं। एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, ठीक है। बॉलिज्म का मतलब जो दोनों प्रकार के एक तरीके से एक्टिविटीज शो कर रहा हो, सिंथेटिक एक्टिविटी एज वेल एज ब्रेकडाउन एक्टिविटीज। क्लियर। तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होती है, आइदर इट विल बी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, या हो सकता है कि दोनों नेचर हो तो उसको हम लोग एम्फीबॉलिक बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें एक जो मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर डाइजेशन में भी तो हम देखेंगे कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जो भी फूड हम लोग ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, एक तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, मोनोमर यूनिट बनाती है, और वो मोनोमर यूनिट एक तरीके से अंदर एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसको हम लोग क्या मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन में कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। तो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक हम लोग देख सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। मेटाबॉलिज्म में मैंने ये लिखा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 और एक्सक्रीशंस के थ्रू, तो ये भी एक तरीके से कैटाबॉलिज्म में कंसीडर होगा। लेकिन अगर सिंपल मॉलिक्यूल को रिएक्शंस के थ्रू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक रिएक्शंस, और इसलिए हम इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जनरली क्या होता है ना कि एनर्जी जो होती है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है बाहर, और जबकि इस स्टेज में एनर्जी को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जबकि जो डाइजेशन है इसमें हम लोग देखेंगे कि फूड और कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, और फिर इसका एक तरीके से एब्जॉर्प्शंस कराया जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। और अगर एक लाइन में अगर हम डिफरेंस बताना चाहें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन, तो डाइजेशन जो होता है ना वो आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल में होता है, और वो क्या होता है, एक तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है, ठीक है। डाइजेशन क्या होती है ह्यूमन बॉडी में, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होती है, और मेटाबॉलिज्म क्या है, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर कैसी होगी। तो आप अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे रब कर दे रहे हैं
और इसको बता रहे हैं कि हाउ डज योर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे ये देखो माउथ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और फिर ये आपका स्टमक आ जाता है और स्टमक से फिर ये आपकी इंटेस्टाइन्स, ठीक है, और बाद में आपका एक्सक्रीट हो जाता है फीकल मैटर के थ्रू। तो ये जब फूड हमारा जब ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, फूड है, तो इसको अगर हम और एलोबरेट करके देखें, अगर ये इंटेस्टाइन है और फूड यहाँ पे है, तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, सेल के अंदर तो डाइजेशन हो नहीं रहा है, सेल एंजाइम को सिक्रीट कर रही है बाहर, ठीक है, और ये जो स्पेस है इस पे एंजाइम जाके एक्ट करते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में, जो कि हम मोनोमर मॉलिक्यूल बोलते हैं। प्रोटीन के केस में आपका एमिनो एसिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के केस में मोनोसेक्राइड्स हो जाएगा, और न्यूक्लिक एसिड कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड जो है वो हो जाएंगे, और इन केस ऑफ लिपिड्स वो फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में हो जाएंगे, या तो आपका जो ट्राइसिल ग्लिसरॉल है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो सेल है ये बाहर करा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर। तो आप बोलेंगे सर डाइजेशन क्या इंट्रा सेलुलर हो सकता है? ऑफ कोर्स इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन वो आप जब प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, और प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं, ये आपका जो प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। बट हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर एनिमल्स में ये जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है वो सेल की बात कर रहा है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, आइदर इट विल बी सिंथेटिक या ब्रेक डाउन, और डाइजेशन क्या है, सेल के बाहर वाला स्टेप है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जब डाइजेशन हो जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब मोनोमर, तो ये मोनोमर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड के थ्रू आपके लीवर्स में जाते हैं, और लीवर से फिर वो सर्कुलेट किया जाता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में। उस डिफरेंट सेल्स में जब ये मोनोमर यूनिट जब अंदर जाते हैं सेल के अंदर, तो वहाँ से जो रिएक्शन उसका स्टार्ट होता है वो हम लोग मेटाबॉलिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। तो वो जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट का मतलब देखो, मोनोसेक्राइड हो सकता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड हो सकते हैं, और नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं, ठीक है। ये जब सेल के अंदर पहुंचेंगे तो अब क्या होता है कि इनका या तो कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाएगा, या इनका अगेन फर्दर ब्रेक डाउन करके एनर्जी हार्वेस्ट की जाएगी और उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है या इसका एनाबॉलिज्म होगा, ठीक है। तो अगर इसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो कि मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अगर कैटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर ग्लूकोज का यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रहा है तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट बनता है, वो आपका क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म। लेकिन अगर ग्लूकोज से हम लोग ग्लाइकोजन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो आई थिंक अब डाइजेशंस और मेटाबॉलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा कि डाइजेशन जो होती है एक तरीके से सेल के बाहर वाली प्रोसेस है, सेल के अंदर आने से पहले जो उसका ब्रेक डाउन किया जाता है, और मेटाबॉलिज्म क्या एक तरीके से सेलुलर प्रोसेस है। तो ये चीज़ हम हटा देते हैं, फिर आते हैं मेटाबॉलिज्म का जो स्टेप्स है उस पर। ओके, तो ये देख रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म जो होती है वो कंप्लीट होती है वेरियस स्टेप्स में। वेरियस स्टेप का मतलब ये मैंने बोला कि केमिकल रिएक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक ए है और बी में कन्वर्ट हो गया एक स्टेप में, ठीक है। बोल सकते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक स्मॉल स्टेप है। बट ज़्यादातर क्या होता है ना कि मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग कैटेगराइज कर रखे हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ए से पहले बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना। यहाँ पे भी देखेंगे कि ए से बी बना, बी से सी बना, फिर डी बना, फिर अगेन ए में आ गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब एक ए जो होता है एक एंड प्रोडक्ट डी बनाता है, और फिर वो डी जो है वो ए में नहीं आता है,
ठीक है। तो इस प्रकार के जो पाथवे होते हैं मतलब जो स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स, उसको हम लोग पाथवे बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में देखें कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाता है, पायरुवेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाथवे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वायरस स्टेप्स का जो लास्ट पॉइंट होता है वो उस रिएक्शन के स्टेप के पहले पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में, फिर सी डी में, और फिर डी अगेन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी डी रिस्पॉन्सिबल होता है ए के रीजनरेशन के लिए, तो इसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। जैसे टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल में आप लोग देखेंगे कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, वो एसिटाइल कोए से कंबाइन होकर साइट्रेट बनाता है, और ये साइट्रेट फिर वेरियस मॉलिक्यूल बनाते बनाते लास्ट में आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि दो जगह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यानी कि ये एसिटाइल कोए जो होता है वो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे दोनों कार्बन एसिटाइल कोए के रिमूव होते हैं, और फिर ये जो 4 कार्बन का ऑक्सैलो स्टेट है वो अगेन एक तरीके से यहाँ पे आके जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से साइकिल है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है इसके जो वेरियस स्टेप है आइदर दे विल पाथवे या साइकिल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक साइकिल। जैसे ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो पाथवे है, और अगर टीसीए साइकिल की बात कर रहे हैं तो साइकिल उसमें आ ही जाएगा, मेटाबॉलिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये आपका स्टेप्स है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल बताना भूल गया कि कैटाबोलिज्म जो था, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ठीक है, इसको कैसे याद करोगे। कैटाबोलिज्म का देखो मतलब काटना, कट है ना, कैटाबोलिज्म काटना। तो अगर कोई कट रहा है तो छोटा छोटा ही बनेगा, बड़ा मॉलिक्यूल कट कट के छोटा बनेगा, तो ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्लाइकोलिसिस देखिए, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का होता है, और पायरुवेट ये 3 कार्बन में 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। तो ये भी क्या एक तरीके से कैटाबोलिक रिएक्शन है, ठीक है। टीसीए साइकिल, इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एसिटाइल कोए होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से कंबाइन होता है और साइट्रेट बनाता है। तो ये साइट्रेट जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का होता है, ये 4 कार्बन का होता है, ठीक है। ये 6 कार्बन का होगा, तो ये अगेन एक तरीके से कन्वर्ट होते होते ये जो एसिटाइल कोए है इसमें कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो एसिटाइल कोए का भी कंप्लीट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया एक तरीके से कैटाबोलिज्म हो गया, ठीक है। फैटी एसिड है, फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये भी आपका कैटाबोलिक का एक तरीके से एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग एनाबोलिज्म देखें, तो एनाबोलिज्म में क्या होता है, सिंथेटिक रिएक्शन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, तो ये भी क्या हो रहा है एक तरीके से सिंथेटिक स्टेप है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एनाबोलिक रिएक्शंस। लेकिन ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में ये क्या होगा, कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का लिसिस और ग्लाइकोजन की जेनेसिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कैटाबोलिज्म के भी एग्जांपल और एनाबोलिज्म के भी एग्जांपल। एनाबोलिज्म में एक और एग्जांपल फैटी एसिड का, अगर मान लो एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए से अगर फैटी एसिड बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एनाबोलिज्म है, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है एसिटाइल कोए से
फैटी एसिड की। क्लियर? तो ये तो दोनों समझ में आ गया। अब एम्फीबोलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, एम्फीबोलिज्म, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे क्लियर होगा? यहाँ पे हमने बोला था एम्फीबोलिक, तो ये जो टीसीए साइकिल है, ठीक है, इसको हम लोग एम्फीबोलिक साइकिल भी बोलते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म का, तो इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सुपरफिशियली इस चीज़ को देख रहे हैं। इसको एम्फीबोलिक साइकिल क्यों बोलते हैं, टीसीए साइकिल को? क्योंकि टीसीए साइकिल में एसिटाइल कोए का एक तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। लेकिन इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो वो मेटाबोलाइट किसी और के लिए सिंथेसिस का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पोरफायरिन की सिंथेसिस भी हो सकती है, और भी मॉलिक्यूल्स जो है, हीम की सिंथेसिस होती है, पोरफायरिन से हीम की सिंथेसिस होगी। तो उसके लिए, हीम की सिंथेसिस के लिए क्रेब्स साइकिल जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से एनाबोलिक पाथवे की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोग देखेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब एक तरीके से ग्लूकोज की सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज, तो उसमें भी ये जो टीसीए साइकिल है कहीं ना कहीं एनाबोलिक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इसका जो नेचर है ना, वो कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों जैसे होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया विथ एग्जांपल के साथ कि कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म और एम्फीबोलिज्म जो होता है वो क्या होता है। अब जो हम लोग स्टेप्स की बात कर रहे थे कि जो ये जो कैटाबोलिक, एनाबोलिक और एम्फीबोलिक जो स्टेप्स होते हैं वो छोटे छोटे स्टेप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेटाबोलिक स्टेप बोलते हैं। जैसे मान लो कि ए है, बी में हुआ, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में और एफ में। तो ये जो स्टेप्स हैं एक एक, ठीक है, ये जो स्टेप हैं, ये स्टेप रेगुलेट होते हैं एंजाइम के थ्रू, ठीक है। एंजाइम के थ्रू, एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन स्टेप को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और वो बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है तो उसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ए से बी का, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, या सिंपली फॉरवर्ड में होगा, बैकवर्ड में नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करेगा, मतलब ये फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक है। यानी कि हम अब बात कर रहे हैं एनर्जेटिक्स की, एनर्जेटिक्स ऑफ दैट रिएक्शन ए से बी वाला, ठीक है। तो ये जो एनर्जेटिक्स वाला है, ये आपका एंडरगोनिक हो सकता है, एक्सरगोनिक हो सकता है, यानी डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी और नॉट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी और एंड प्रोडक्ट से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ स्टेप इन मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स वाले नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम लोग देखेंगे कि एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और कपल रिएक्शंस क्या होते हैं, और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जो आप लोग बोलते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आगे हम लोग देखेंगे वो एक एक इंडिविजुअल जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको मेटाबॉलिज्म को लेके चलेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स ऑफ आई स्टेप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। और फिर आगे इसमें हम लोग चलते रहेंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और इसमें नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम लोग सीक्वेंस वाइज अपलोड करते रहेंगे, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हम लोग का वीडियो कब अपडेट किया जा रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, और आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड डू एक्टिव कमेंट्स फॉर आवर चैनल्स, जिससे हम लोग जो चीज़ों को जो चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को इसमें चेंज करें, अप्लाई करें, ठीक है।
थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।